वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग डील करने वाले हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर बिहेव्स वाली बुक के सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब जो ये चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सेकंड पार्ट को खत्म करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। अब बारी आती है इस पहले पार्ट का जो नेम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे पहले पार्ट की जो नेम है उसका नाम है एल्विन ग्लाइन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब आप लोग सोच लोगे कि एक साउंड को सुनना है बट बिना सुने, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सा सीन हो गया। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो हमारी एल्विन ग्लाइन है ये डेफ होती है, ठीक है। ये बचपन से डेफ नहीं होती, ये धीरे धीरे करके इनकी जो हियरिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और फाइनली वो पूरी तरह से डेफ हो जाती हैं, ठीक है। अब पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं फ्लैशबैक, यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है एल्विन ग्लाइन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, देखो जो एल्विन ग्लाइन थी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो बचपन से डेफ नहीं थी, ठीक है। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उनकी धीरे धीरे जो लिसनिंग एबिलिटी थी वो कम होती गई। सो एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल की थी, तो जो उनकी मदर थी उन्होंने सबसे पहली बार जो है नोटिस किया था कि एल्विन ग्लाइन जो है उनको ना सुनने में कोई प्रॉब्लम है। जैसे उन्होंने उसको आवाज लगाई, ठीक है, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया एल्विन ग्लाइन ने, ठीक है। बट एल्विन ग्लाइन को ये पता चल गया था दैट शी इज लूजिंग हर हियरिंग एबिलिटी, बट उसने जो है ये बात सबसे छुपा के रखी। अब ये बात सबसे छुपा के रखी उसने, ठीक है। बट 11 साल की एज तक वो पूरी तरह से कंप्लीटली जो डेफ हो चुकी थी। अब जो उनके हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उन्होंने उसे उनके पेरेंट्स को बुलाया और उसे बताया कि आपकी जो डॉटर है उसके मार्क्स, जो नंबर आते हैं एग्जाम में, जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते जा रहे हैं, एंड आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप अपनी डॉटर को जो है एक डीफ एंड डेफ वाले स्कूल में पढ़ा दीजिए, ठीक है। जो आपके डिसेबल वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके स्कूल में आप पढ़ाइए। बट जो एल्विन ग्लाइन थी उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, यानी कि जैसे हम और आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, जिस तरीके की लाइफ हमारी होती है वो वैसी ही लाइफ को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब बारी आती है कि उसने डिसाइड किया अब जो मेरे अंदर जो पैशन है म्यूजिक का, मैं उसे कंटिन्यू रखूंगी और मैं एक दिन बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन जाऊंगी, और उन्होंने ऐसा किया भी। अब हम बात करेंगे उन्होंने ऐसा कैसे किया, ठीक है। तो देखो, जब उन्होंने एक बारी ना एक लड़की को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए सुना, तो उसने डिसाइड किया कि मैं भी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखूंगी। बट जो टीचर्स थी वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, वो हमेशा अवॉइड करती थी। उसे मोटिवेट करने की जगह वो हमेशा उसे डिमोटिवेट करते थे। बट फाइनली एक दिन उन्हें एक टीचर मिलते हैं जो कि तबला बजाते हैं, यानी कि ये टीचर सिखाने वाले हैं एक्चुअली एल्विन ग्लाइन को कि तबला कैसे प्ले करते हैं। अब जो ये टीचर थे, इन्होंने एल्विन ग्लाइन को 2 डिफरेंट बीट्स बजा के सुनाई तबला के ऊपर, और उन्होंने बोला कि तुम्हें इसे फील करना है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें इसे फील करना है। तो जैसे उसके टीचर ने बोला था तो एल्विन ग्लाइन ने वैसा ही किया और उसने जो है तबला की बीट्स को फील करना शुरू किया। तो जैसे ही उसने तबले के ऊपर जोर से मारा, तो यानी कि जो हाई बीट होती है उसके टाइम पे जो उसकी वेस्ट होती है, यानी कलाई के ऊपर वाले हिस्से पे, अपर पार्ट ऑफ द वेस्ट, उसे वाइब्रेशन फील हुई। और जैसे ही उसने बीट को स्लो किया तो उसके लोअर पार्ट ऑफ वेस्ट पे जो है वाइब्रेशन फील हुई। तो ऐसे धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, उसकी हमेशा अपनी एक डिफरेंट बॉडी पार्ट पे वाइब्रेशन शो कराता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया, वो धीरे धीरे म्यूजिक सीखती गई और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने पूरा यूके का टूर कर लिया था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिफरेंट ऑर्केस्ट्रा के साथ, डिफरेंट बैंड्स के साथ इंडल्ज होकर उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक कॉन्सर्ट किए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमारी फ्लैशबैक वाली स्टोरी जो होती है खत्म हो जाती है। अब बारी आती है कि जहां से आपका ये चैप्टर शुरू होता है। एग्जैक्ट जो फर्स्ट लाइन आपके चैप्टर की है वो आपको ये बताती है कि एल्विन ग्लाइन जो है एक रेलवे स्टेशन पे बैठी होती हैं और जैसे ही ट्रेन आती, अब आपको पता है ऑलरेडी कि वो डेफ है, ठीक है, वो सुन नहीं सकती। तो जैसे ही ट्रेन आती है तो उनके फीट्स जो है, उनके फुट्स पे वाइब्रेशन फील होती है और उन्हें पता चलता है कि वो जो है
ट्रेन आ चुकी है, अब रेलवे स्टेशन में बैठी हैं, डेफिनेटली वो कहीं जाने के लिए बैठी हैं। तो वो कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में वो जा रही थी एक पर्टिकुलर इंटरव्यू देने, एक ऑडिशन देने, ठीक है। रॉयल म्यूजिक एकेडमी जो है ये एक टाइप का कॉलेज था, एक इंस्टीट्यूट था जो कि म्यूजिक सिखाता था, जिसमें 3 साल का कोर्स होता था। अब जैसे ही वो ऑडिशन परफॉर्म करती हैं तो उनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनके मार्क्स के साथ मैच नहीं कर पाता और उन लोग उसे जो है उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। वहां पे वो पूरे 3 साल का कोर्स करती हैं और एट लास्ट वो एक मल्टी म्यूजिशियन बन जाती हैं, ठीक है। मल्टी म्यूजिशियन बन जाती हैं आफ्टर 3 इयर्स। जैसे ही वो एक मल्टी म्यूजिशियन बन जाती हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स होती है। अब बारी आती है कि अब जो कोई डिस्कशन चल रहा था 2 घंटे लंबा, 2-3 घंटे लंबा कुछ डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पे हमारी एल्विन ग्लाइन जो है वो बैठ के कुछ लोगों से बात कर रही थी। तो वहाँ पे जो कॉमन सिटीजन यानी कि जो नॉर्मल ह्यूमंस बीइंग बैठे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे जो है इतनी सारी लैंग्वेज को समझ लेते हो, कैसे आप इतनी सारी लैंग्वेज को बोल सकते हो जबकि आप तो सुन ही नहीं सकते। तो एल्विन ग्लाइन बोलती है कि मैं 11 साल की एज तक थोड़ा थोड़ा सुन सकती थी और यही रीजन है कि मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को सुन सकती हूँ। बट देख, मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो मैं सिर्फ उनके लिप रीडिंग नहीं समझ देखती, मैं हमेशा पूरा फेशियल एक्सप्रेशन देखती हूँ। इसकी वजह से जिन लोगों के पास बियर्ड होती है, इनकी दाढ़ी मूंछ वाले जो लोग होते हैं, उनसे मुझे बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट मैं मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद देखो, अब उनकी जो है लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया था जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ठीक है। अब बारी आती है कि उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, एक ये सोसाइटी थी जिसमें एल्विन ग्लाइन को बुलाया गया और उन्हें सोशलाइट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ठीक है। उसके बाद हमारे एक और जो फेमस म्यूजिशियन थे जेम्स ब्लैडर, तो जो जेम्स ब्लैडर थे उन्होंने जो है इसे बताया था एक यूनिक सी म्यूजिशियन जो कि बिना सुने बिना कुछ बोले जो है अपना काम करती रहती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा वर्कaholic है। जिस सिचुएशन पे आके लोग जीने की उम्मीद तक छोड़ देते हैं, उस टाइम पे इसने जो है एल्विन ग्लाइन जो है इसने अपने जो एम था, जो उसका म्यूजिशियन बनने का ड्रीम था, उसे अचीव किया, उसे परस्यू किया और उसे अचीव किया फाइनली। उसके बाद हमारे चैप्टर में एक और नाम है एलन रिचलिन का। देखो, ये जो थी एक लेडी थी, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो एल्विन ग्लाइन है ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का सोर्स है हमारे डिफरेंट सिटीजन्स के लिए, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है। अब जो एल्विन ग्लाइन थी वो बहुत ही नेचर वाइज वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थी, प्लस वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी थी। तो उन्होंने जो यंग म्यूजिशियन से उन्हें इंस्टीट्यूट में बुलाया, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि जो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी वो कभी भी किसी यंग म्यूजिशियन को ना फेस करनी पड़े। अगर कोई सोशली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, तो उसकी वो हद से ज्यादा हेल्प करती थी। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1, जिसमें हमने बात की थी एल्विन ग्लाइन के बारे में। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट की, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके अंदर हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो है बारे में स्टडी करने वाले हैं। सेम उस पार्ट को भी मैं ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आपका कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो। अब आपको एक काम करना है, अब मैंने मेहनत की है यहाँ पे लिखने की, क्यों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको तो पढ़ना है ना, आपको तो चीजें याद रखनी है। तो आप फटाफट से ये सारे पॉइंट्स जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। आप अपने जैसे पॉइंट्स को लिखोगे, ठीक है, आप अपना नॉर्मल चैप्टर पढ़ लेना, एक बारी पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना, एल्विन ग्लाइन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट वाला। उसके बाद आपको फटाफट से ये पॉइंट्स जो है रिवाइज करने हैं, और जैसे ही आप अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लोगे, और एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको बस ये कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा चैप्टर कुल 5 से 7 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना, दैट यू हैव प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर पार्ट्स। मैं आपको या तो कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी, और अगर बहुत सारे डाउट्स होंगे तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग अ सेकेंड लेक्चर, जिसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल लाइन टू लाइन पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब बारी आती है आपको लेक्चर खत्म होने के बाद क्या करना है, आपको फटाफट से सारे पॉइंट्स कॉपी में लिखने हैं, और चैप्टर का पहला पार्ट
एल्विन क्लाइन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसे अच्छे से पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में आपको उनमें से नजर निकालनी है, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आता अगेन आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को जो है शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपका जो फ्रेंड है वो क्लास 9th में है, उसके लिए उसको आपको हेल्प करनी है, क्योंकि हमारा काम है ज्ञान बांटना, और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग,